हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीसीसी नॉलेज हब में। मैं आज आपको कक्षा 10 समकालीन भारत भाग 2 का अध्याय 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन पढ़ाऊंगा। आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। पहले जानते हैं धातु क्या होता है। धातु वह पदार्थ जिसमें चमक होती है, उसकी खुद की चमक होती है और ये ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। मतलब इन्हें विद्युत के उपकरण में प्रयोग में लाया जा सकता है। क्या आप अपने घर में प्रयोग की जाने वाली धातु से बनी चीज़ों की सूची बना सकते हैं? ये धातुएं कहाँ से आती हैं? ठीक है, अब आपने पढ़ा है कि भू प्रॉपर्टी पृथ्वी का ऊपरी परत विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। अभी आपको पता लगेगा कि धातु कहाँ से आते हैं। आपने पढ़ा है कि भू प्रॉपर्टी पृथ्वी के ऊपरी परत जो होती है विभिन्न खनिजों के योग से बहुत सारे खनिज मिलकर चट्टानों का निर्माण करते हैं। इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही धातुएं निकाली जाती हैं। मतलब जो खनिज होते हैं, जिस खनिज से चट्टान बनती है, उन्हीं चट्टान में बहुत तरीके के धातु उन्हीं चट्टानों से प्राप्त की जाते हैं और उनका शोधन किया जाता है। वो शुद्ध रूप में नहीं रहते, वो अपने शुद्ध रूप में धातु नहीं रहते। उनको वहाँ चट्टानों से प्राप्त करके या खनिजों से प्राप्त करके उनको शोधन किया जाता है, तब धातु बनते हैं या धातु निकाले जाते हैं। खनिज हमारे जीवन के अति महत्वपूर्ण भाग हैं। लगभग हर चीज़ का जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज आदि, सभी खनिज से बने हुए हैं। सभी किससे बने हुए हैं? खनिज से बने हुए हैं। रेलवे लाइन और सड़क के पत्थर, हमारे औजार, जितनी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, कैंची हो गई, चाकू हो गया, और भी जितनी चीज़ें तथा मशीनें, जितनी मशीनें होती हैं, सभी खनिजों से बने होते हैं। कारें, बसें, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज़ सभी खनिजों से निर्मित हैं और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा चालित होते हैं। यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं। आयरन भी भोजन में भी बहुत से खनिज तत्व होते हैं। ठीक है, तो जिसे हम खाते हैं। मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहारों व धार्मिक अनुष्ठान के लिए खनिजों का प्रयोग किया है। अब यहाँ पे एक कोटेशन है, जैसे कि क्या है, दंतमंजन आपके दांत को साफ करते हैं। कुछ अपघर्षक खनिज जैसे सिलिका, चूना, पत्थर, एल्युमिनियम ऑक्साइड व विभिन्न फास्फोट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। फ्लोराइड जो दांतों को गलन से रोकता है। मतलब ये सब चीज़ें किसमें पाए जाते हैं? दंतमंजन में पाए जाते हैं। जिनका काम क्या होता है? फ्लोराइड जो दांतों के गलने से रोकता है। फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। किससे? खनिज से प्राप्त होता है। आप देखो जितने भी तत्व होंगे खनिज से ही प्राप्त होंगे ना। तो फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। अधिकतर दंतमंजन टिटेनियम ऑक्साइड से सफ़ेद बनाए जाते हैं, जो कि र्यूटाइल, इल्मेनाइट और एनाटेज नामक खनिजों से प्राप्त होता है। ठीक, कुछ दंतमंजन जो चमक प्रदान करते हैं, उनका कारण अभ्रक है। टूथब्रश व पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है। अब यह बताइए कि ये खनिज कहाँ पाए जाते हैं? खनिज तो पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं या पत्थर के रूप में पाए जाते हैं, ये तो आपको पता है। अब देख लीजिए, एक दंत मंजन में भी पूरी जितनी भी चीज़ें उसके प्लास्टिक रैपिंग से लेके जितनी भी चीज़ें सब किसकी बनी हुई हैं? खनिज की बनी हुई हैं। और सभी वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है। सभी सजीव वस्तुओं को जिसमें जान होती हैं। खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती। यद्यपि हमारे कुल पौष्टिक उपयोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है। सिर्फ 0.3% भाग ही खनिज है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है ये 0.3% खनिज। तथापि ये इतने महत्वपूर्ण है और गुणकारी है कि ये
इनके बिना हम 99.7% भोज्य पदार्थ का उपयोग करने में असमर्थ हैं। अगर ये 3% खनिज हटा दिया जाए हमारे भोजन से, ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव सभी सजीवों पर पड़ेगा, सिर्फ 0.3%। और खनिज क्या है? भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप है। खनिज एक प्राकृतिक रूप है। भले खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान को खोद कर निकाले जाते हैं, जैसे कि लोहा हो गया, कोयला हो गया। खनिज क्या है? खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ जो खान खोद कर ज़मीन के अंदर जो खान खोदा जाता है, खान खोद कर निकाला जाता है। लोहा हो गया, कोयला हो गया, बहुत सी चीज़ें हो गई, ठीक है। भूवैज्ञानिक के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान स्वरूप है, समरूप है, जो एक समान रूप के होते हैं, ठीक है। तत्व है, एक समान रूप के तत्व होते हैं जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। एक संरचना होती है, आंतरिक संरचना होती है, निश्चित होती है उनकी आंतरिक संरचना, वो बदल नहीं सकते, ठीक है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं। खनिज क्या है? अनेक रूपों में पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें कठोर हीरा व नरम चूना तक सम्मिलित हैं। खनिज इतने विविध क्यों हैं? खनिज इतने अलग अलग क्यों हैं? पहली बात तो खनिज के बहुत से रूप पाए जाते हैं, जैसे कठोर भी होता है, और ये नरम चूना एकदम नरम होता है। हीरा सबसे कठोर होता है। हीरा में क्या होता है? कार्बन। हीरा किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। हीरा बहुत कठोर होता है। अब आगे बढ़ने से पहले हम कुछ नई चीज़ें जान लेते हैं। नई चीज़ें क्या, आप इससे पहले इसे पढ़ चुके हैं। यौगिक, सबसे पहले यौगिक देखते हैं। यौगिक होता क्या है? जब दो या दो से अधिक तत्व को एक निश्चित अनुपात में, उनका अनुपात क्या होता है? एक निश्चित होता है कि इतनी मात्रा में ये तो इतनी मात्रा में ये, दो या दो से अधिक तत्व में रासायनिक संयोजित किया जाता है, ठीक है, एक साथ मिलाया जाता है, तो इस प्रकार बने नए पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जैसे कि जल। और जल में देखो, जल का स्ट्रक्चर, जल का फार्मूला जो होता है H2O होता है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन भी निश्चित अनुपात में होता है, ऑक्सीजन भी निश्चित अनुपात में होता है, तो दोनों मिलकर H2O यानी जल का निर्माण करते हैं। उसी तरीके से आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। चट्टान के विषय में, चट्टानें खनिजों के समरूप, एक समान रूप जिसका एकदम स्ट्रक्चर सेम हो, खनिजों के समरूप तत्व जो होते हैं के यौगिक है। चट्टानें खनिजों के, खूब ढेर सारे खनिज मिलकर, खूब खनिजों के समरूप तत्व के, खूब खनिज के तत्व, समरूप तत्व, खनिज के तत्व जो यौगिक मिलकर बनाते हैं, वो यौगिक चट्टान कहलाते हैं। कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी है। कुछ चट्टान ऐसी है जो केवल एक ही खनिज से बनी है, जैसे कि चूना पत्थर, लेकिन ज़्यादातर चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग है। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है अब तक, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिज की बहुतायत है। मतलब बहुत कम खनिज, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, कुछ खनिज जो ऐसे होते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हर एक चट्टान में पाए जाते हैं। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, निश्चित तत्वों का एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्व, कई तत्वों से मिला है, तो कई तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौगोलिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। उसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टली पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के अलावा खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हीरे में भी क्या होता है? कार्बन होता है, कार्बन की मात्रा होती है, और कोयले में भी कार्बन की मात्रा होती है। लेकिन हीरे के कार्बन की मात्रा दबाव के कारण हीरे की जो कार्बन की मात्रा होती है वो बहुत पास होती है, अधिक होती है, जबकि कोयले में कार्बन की मात्रा कम होती है। उनके भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों के अनुसार। अब खनिजों का वर्गीकरण आते हैं। देखो, खनिज को तीन भागों में बांटा गया है, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। धात्विक में कौन कौन है? लौह धातु आपके हैं, लोहे, जिनमें लोहे का अंश हो, जैसे लौह, अयस्क, मैग्नीज, निकल व कोबाल्ट।
ठीक है। अलौ जैसे तांबा हो गया, सीसा हो गया, जस्ता हो गया व बॉक्साइट आदि। अब बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनियम आदि जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा अधिक होती है मार्केट में, ठीक है। अधात्विक धात्विक खनिज से इसमें चमक होती है धातु में। अधात्विक जैसे अभ्रक, नमक, पोटाश, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर, ये क्या है? अधात्विक खनिज है। और ऊर्जा खनिज ऐसे खनिज जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, ये भी क्या है? खनिज है। ये भी ज़मीन के अंदर से निकाले जाते हैं। अब खनिजों की उपलब्धता, खनिज कहाँ पाए जाते हैं? खनिज को पढ़ने से पहले हम अयस्क के बारे में जानते हैं। अयस्क क्या होता है? अयस्क उन शैलों को अयस्क कहते हैं जिनमें वे खनिज हों, जिनमें कोई धातु या महत्वपूर्ण तत्व हो, ठीक है, उसके अंदर खनिज हो, अयस्क। और धातु या महत्वपूर्ण तत्व हो, अयस्क को खनन करके बाहर निकाला जाता है, फिर उनका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व प्राप्त किया जाता है। अयस्क क्या है होते हैं? अयस्क जो है पत्थर, मतलब बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में पाए जाते हैं। इनको क्या किया जाता है? जब खनन करके निकाला जाता है ज़मीन के अंदर से, तो जब तक इनका शुद्धिकरण, हमको तत्व प्राप्त करना है, ठीक है, क्योंकि तत्व इसी में होते हैं, अयस्क में होते हैं। हमको तत्व प्राप्त करना है तो हमको अयस्क का शुद्धिकरण करना पड़ेगा, तो हमें तत्व प्राप्त होगा। सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे, किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण का संचयन हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। खनन का आर्थिक महत्व तभी है, खनन का आर्थिक महत्व, पैसे से लेकर आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों की संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। क्या हो? अयस्क में क्या? खनिज का, अयस्क में खनिज क्या हो? बहुत अधिक मात्रा में हो, तभी वो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रहेगा ना, तभी उसका अच्छा पैसा मिलेगा ना। खनिजों के खनन की सुविधा उनके निर्माण व संरचना पर निर्भर करती है। खनन सुविधा उसके मूल्य को निर्धारित करती है। अच्छे अयस्क जिसमें ज़्यादा खनिज हो, वो उसकी बाज़ार में कीमत ज़्यादा होती है। खनन सुविधा उसके मूल्य पर निर्धारित करती है। अतः हमारे लिए मुख्य शैल समूहों को समझना अत्यंत आवश्यक है जिनमें ये खनिज पाए जाते हैं। अब देखो शैल किस तरीके, मतलब कौन कौन से होते हैं, और हमें शैलों को समझना पड़ेगा, उसके समूह को समझना पड़ेगा। अनेक प्रायः निम्न शैल समूह से प्राप्त होते हैं, जैसे आग्नेय व कायांतरित चट्टानें। पहले आग्नेय और कायांतरित चट्टानें होती क्या है? आग्नेय और कायांतरित चट्टानें क्या होती हैं? आग्नेय चट्टानें या कायांतरित, इसका निर्माण गर्म व तरल मैग्मा, जो लावा निकलते हैं जब ज्वालामुखी के समय लावा निकलते थे, गर्म व तरल मैग्मा जो होता था, सतह के नीचे मैग्मा और सतह के ऊपर जो होता है लावा होता है। सतह के नीचे जो निकलता है वो मैग्मा कहते हैं गर्म, और सतह के ऊपर जो होता है लावा। सतह के नीचे मैग्मा तथा ऊपर लावा के शीतलन, ठंडे होने, घनीकरण तथा रबड़ीकरण, क्रिस्टलाइजेशन के कारण सबसे पहले यह बनी। इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। जब मैग्मा, आप देखिए मैग्मा की बात हो रही है, जब मैग्मा धरातल के ऊपर ठंडा होता है, ये उसे बेसाल्ट कहते हैं, ठीक है, ये आपके लिए अदर नॉलेज है। और जब मैग्मा धरातल के नीचे ठंडा होता है उसे ग्रेनाइट कहते हैं, ठीक है। और आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों को आप समझ गए हैं। खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विदरों से मिलते हैं। उसके जो दरार होते हैं, जब लावा दरारों के अंदर चला जाता है तो वो फिर क्या होता है, ठंडा होता है, तो वो खनिज के रूप में जम जाता है, तब प्राप्त होता है। छोटे जमाव, शिराओं, जो छोटी छोटी नलिका की तरह शिराएँ होती हैं के रूप में, और वृहद जमाव परत के रूप में होता है, ऊपर की तरफ परत के रूप में होता है। समान इनका निर्माण भी अधिकतर समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर ढकेले जाते हैं और ऊपर आते हैं। भूपृष्ठ की ओर ढकेले जाते हैं और ऊपर आते हैं। ये ठंडे होकर जम जाते हैं जो ऊपर आते हैं। मुख्य धात्विक खनिज, जैसे इसमें बहुत से खनिज इनसे प्राप्त होते हैं। कौन कौन से खनिज हैं? जस्ता है, तांबा है, जिंक है और सीसा आदि। इसी तरह शिराएँ जो छोटी छोटी हैं होती हैं, वह जमाओं के रूप में प्राप्त
किए जाते हैं। अब आते हैं खा पे। अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज पहले अवसादी चट्टान समझते हैं। अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान, इसका निर्माण पेड़ पौधे और जीव के जमाव से होता है। जब पेड़ पौधे मर जाते हैं या जीव मर जाते हैं, कोई आपदा आती है, तो उनका जो जमाव होता है, अवशेष जो पाए जाते हैं पृथ्वी के अंदर, उनसे होता है। और 75% भाग पूरे पृथ्वी पर है, परंतु ऊपरी परत पर सिर्फ 5% है। ये अवसादी या परतदार चट्टानें, अवसादी या परतदार चट्टानें, ठीक है। अब अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों या परतों में पाई जाती है, परतदार भी चट्टान इसीलिए कहते हैं। इनका निर्माण 36 परतों में निक्षेपण 36 परतों ऊपर की तरफ निक्षेपण वह क्रिया होती है। निक्षेपण यह एक ऊष्मागतिज क्रिया है जिसमें क्या होता है कि गैस सीधे ठोस बन जाता है, और संचयन मतलब इकट्ठा होना और जमाव जमना परिणाम है। इस तरीके से ये प्राप्त होते हैं। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा व दबाव का परिणाम है। गर्मी और अधिक दबाव जब पड़ता है तभी कोयला बनता है और बहुत सी चीज़ें बनती हैं जो अवसादी चट्टानों से बनती हैं। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिज में जिप्सम, पोटाश, नमक व सोडियम सम्मिलित हैं, जिसका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। नमक का और कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनको हम प्राप्त वाष्पीकरण विधि मतलब कि पानी को या पानी हो जो लिक्विड रूप में होते हैं, उनको वाष्पीकरण मतलब कि धूप में वाष्पन होता है ना, धूप में पानी का उड़ जाना, जल को उड़ाकर धूप में जल को वाष्पीकृत करके ये कुछ तत्व प्राप्त किया जाता है। अब गाँव पे कुछ और विधि और देखते हैं। खनिजों के निर्माण की, खनिजों के बनने की एक अन्य विधि धरातली चट्टानों का अपघटन। धरातली चट्टानों का अपघटन क्या होता है? चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली विशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। मतलब उसमें कुछ घुलनशील ऐसी चट्टानें जो पानी से या किसी चीज़ से घुल जाती हैं, घुलने के बाद वो हट जाती हैं, तब तो अपरदन उसका हो जाता है, कट के हट जाती हैं। कट के अपरदन मतलब किसी पत्थर का या किसी चीज़ का कट के हटना, वहाँ से वो अपने स्थान से हट जाना, तत्वों का अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें ही रह जाती हैं। सिर्फ वही चट्टान, क्योंकि वो मजबूत होती हैं और वही चट्टानें रह जाती हैं अयस्क वाली। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार से होता है। अब आते हैं पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। जलोढ़ जो मिट्टी लाई जाती है रेत में, जलोढ़ जमाव की जो जल के द्वारा मिट्टी लाई जाती है, कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें निक्षेप या प्लेसर निक्षेप कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी जो जल को नदी जब आती है अपने साथ जल को लेके आती है, जो उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जो किनारे की तरफ लग जाती है, ठीक है। इसमें प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते, जो जल द्वारा ले नहीं जा सकते। इन खनिजों में सोना, चांदी, टिन व प्लेटिनम प्रमुख है। इसमें ये चीज़ें मिलती है। अब तीसरा आते हैं महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, समुद्रों में, महासागरों में, लेकिन इसमें भी अधिकांश के व्यापक रूप से विकसित होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा रूप में, इसलिए आर्थिक सार्थकता इससे कम है। फिर भी सामान्यतः नमक, मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइड ज़्यादातर समुद्री जल से ही प्राप्त होते हैं। महासागरीय तली भी मैग्नीज ग्रंथिकाओं से बनी होती है। भारत अच्छे और विविध प्रकार के, बहुत ढेर सारे प्रकार के, अलग अलग प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है। मतलब कि भारत में बहुत ज़्यादा खनिज संसाधन और विविध अलग अलग प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। यद्यपि इनका वितरण असमान है, लेकिन ये हर जगह उपलब्ध नहीं होते हैं निश्चित मात्रा में। मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों पर ज़्यादातर ये प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य अनेक अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित हैं।
प्रायद्वीपीय के पश्चिमी और पूर्वी पार्श्वों पर गुजरात और असम की तलछटी किनारे की ओर एकदम चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं। और उसके बाद प्रायद्वीपीय शैलक्रम के साथ राजस्थान में अनेक खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान में भी अनेक खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान, जो उत्तरी भारत के जलोढ़ मैदान है जहाँ नदियों द्वारा जल लाया मिट्टी लाई जाती है, जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है। वहाँ पे नहीं, ये विभिन्नताएं खनिज की संरचना के अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचना प्रक्रियाओं और समय के कारण होता है। जितनी खनिजें बनती हैं ये क्या है, भूगर्भिक, वहाँ पे कैसी वहाँ पे अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचना, वहाँ पे भू की आंतरिक संरचना कैसी है, वहाँ मौसम कैसा है और समय कितना, मतलब समय की जरूरत पड़ती है किसी खनिज को बनने के लिए। आइए अब हम भारत में कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण का अध्ययन करें। कहाँ कहाँ खनिज का वितरण हुआ है, किस किस क्षेत्र में। सदैव स्मरण रखें कि अयस्क में खनिज का सांद्रण, उत्खनन और सुगमता और बाजार की निकटता किसी संचय की आर्थिक जीवटता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खनिज कैसा होना चाहिए, खनिज अयस्क कैसा होना चाहिए, अयस्क में खनिज की मात्रा बहुत अधिक हो, ठीक है, और बहुत अधिक हो, उसका आर्थिक महत्व अधिक हो, ठीक। बाकी चीज़ें खनिज को प्रभावित करती हैं। अतः मांग की पूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्पों में से चयन करना पड़ता है। ऐसा हो जाने के बाद एक खनिज निक्षेप अथवा भंडार खदान में परिवर्तित हो जाता है। जब इतनी मांगें पूरी हो जाती हैं, कहीं पे खान की खुदाई की जाती है, जब किसी अयस्क में इतनी मांग पूरी होती हैं तो उसका भंडार, वो वहाँ के क्षेत्र भंडार व खदान में परिवर्तित हो जाता है। अब अलग अलग खनिज के बारे में अलग अलग इनका क्षेत्र भी पढ़ेंगे। लौह खनिज धात्विक खनिज धातु है कि कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं, मतलब इतनी मात्रा में प्राप्त होते हैं भारत से। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात करता है। भारत में जब लौह खनिज की जितनी मात्रा का प्रयोग होना होता है, जब वो प्रयोग हो जाता है तो उसके बाद जो खनिज बचते हैं तो उनका दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है। अब लौह अयस्क क्या होता है, लौह अयस्क कैसे प्राप्त होता है, कहाँ कहाँ प्राप्त होता है ये देखते हैं, क्योंकि लौह अयस्क से ही लौह खनिज लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है और औद्योगिक विकास की रीढ़ है। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान है, उपस्थित हैं। भारत उच्च कोटि के बहुत अच्छे कोटि का लोहांश युक्त लौह अयस्क में धनी है, बहुत अच्छे कोटि का लौह उत्पादन करता है। मैग्नेटाइट सबसे, लोहे के कई प्रकार होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक मैग्नेटाइट है। सर्वोत्तम प्रकार के लौह अयस्क, कई अयस्क होते हैं लोहे के, इसमें से मैग्नेटाइट क्या है, सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क, जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होता है, सबसे अधिक चुंबकीय गुण, चुंबक को आकर्षित करने का चुंबकीय गुण होता है, जो विद्युत उद्योगों में, विद्युत इलेक्ट्रिक क्षेत्र में विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है, सबसे ज़्यादा उपयोग इसको किया गया है, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। इसमें लोहांश 50 से 60% तक पाया जाता है। भारत में लौह अयस्क की पेटियां हैं। अब भारत में लौह अयस्क कहाँ कहाँ पाए जाते हैं हम ये देखेंगे। पहला, उड़ीसा झारखंड पेटी, उड़ीसा और झारखंड की पेटी, उड़ीसा और झारखंड में। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व केंदुझिल जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। उड़ीसा में लोहा कहाँ से निकाला जाता है, ये जगह का नाम है मयूरभंज व केंदुझिल जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। उसी से सन्निध झारखंड के सिंहभूम जिले में गुआ
तथा नोआमुंडी से हेमेटाइट अयस्क का भी खनन किया जाता है, वहीं से झारखंड से ही। ठीक है, इसका अयस्क का खनन किया जाता है। अब दुर्ग, बस्तर या चंद्रपुर पेटी, यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। यह पेटी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का, बहुत ही अच्छे प्रकोटि का हेमेटाइट लोहा पाया जाता है। इस गुणवत्ता को लौह के 14 जमाव मिलते हैं। इसमें इस्पात बनाने के लोहे के बनाने के आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। मतलब बहुत इस्पात बनाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम पत्तन से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है, यहाँ भेजा जाता है। विशाखापट्टनम से जापान और दक्षिण कोरिया को। और फिर बल्लरी, चित्रदुर्ग, चिक्कामंगलूर, तुमकुरू पेटी कर्नाटक की इस पेटी में, ये कर्नाटक में है ये पेटी, कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की वृहद राशि संचित है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट में अवतरित कुंद्रमुख के खाने 100% निर्यात इकाई हैं। कुंद्रमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से, भंडार में से एक माने जाते हैं। लौह अयस्क करदम रूप से पाइपलाइन द्वारा मंगलूर के निकट एक पत्तन पर भेजा जाता है। पाइपलाइन एक तरीका होता है ज़मीन के अंदर से भेजने का। ठीक। महाराष्ट्र गोवा पेटी, यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। महाराष्ट्र गोवा पेटी, यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, तथापि इसकी दक्षता से दोहन किया जाता है। मरमागांव पत्तन से इसका निर्यात किया जाता है यहाँ। लेकिन इसका जो लोहा है वो मतलब उच्च कोटि का, बहुत अच्छे कोटि का नहीं, उत्तम प्रकार का नहीं है, लेकिन फिर भी इसका यूज मतलब थोड़े कुछ जगह पे किया जाता है। मतलब काम के लिहाज से उपयोगी है, बट ज़्यादा नहीं। अब आते हैं मैग्नीज पे। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात, स्टील के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने में भी किया जाता है। आप यहाँ एक चीज़, ये मैप है, मैप प्रतिशत अंश में दिखाया गया है कहाँ किस राज्यों में कितना उत्पादन होता है। ये आप अपने देख के समझ सकते हैं। प्रतिशत यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ ज़्यादा होता है, कहाँ कम होता है। भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? उड़ीसा है। वर्ष 2000 से 2001 में देश के कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहाँ से प्राप्त हुआ है, उड़ीसा से। उड़ीसा सबसे बड़ा क्या है? उत्पादक क्षेत्र है। किसका? मैग्नीज का। अब हम पढ़ते हैं अलौह खनिज। भारत में अलौह खनिजों की संचित राशि व उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। मतलब कि सीधा ये है कि अलौह खनिज जो है भारत में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। यद्यपि ये खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं, धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम तांबा बॉक्साइट का वितरण समझें, किसकी क्षेत्र में है ये। ठीक है। और भारत में तांबे का भंडार व उत्पादन क्रांतिक रूप से कम है। घात वर्ध मतलब बहुत ज़्यादा चोट खाने पर भी टूटते नहीं, तनते हैं। और ताप का सुचालक या ताप का विद्युत का सुचालक होते हैं। मतलब एक जहाँ से दूसरे जहाँ विद्युत को, एक सिरे से दूसरे जहाँ विद्युत को या ताप को पहुँचाया जा सकता है। ठीक है। होने का तांबे का प्रयोग मुख्यतः बिजली की तार, क्योंकि क्या होते हैं, ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं, इसलिए बिजली की तार के रूप में तांबे का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक और रासायनिक उद्योगों में भी किया जाता है।
अब कहाँ मिलते हैं? मध्य प्रदेश के बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती है, सबसे ज़्यादा। झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। राजस्व की खेतड़ी खदानें भी तांबे के लिए प्रसिद्ध। खेतड़ी है यहाँ पे राजस्थान का एक खोदरीबा भी है, अलवर में है, राजस्थान के अलवर में। अब मेसाबनी झारखंड में है। कोल्हापुर महाराष्ट्र में है, ये भी कर्नाटक का होता है। अब इसके बाद है आपका कर्नाटक का चीतलदुर्ग में, चीतलदुर्ग कर्नाटक में, बालाघाट में मध्य प्रदेश में। ये सब यहाँ भी तांबा पाया जाता है, तांबे का उत्पादन होता है। बॉक्साइट, यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्युमिनियम पाया जाता है, बहुत से अयस्कों में एल्युमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्यूमिनिया क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्युमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है, टूटने होती है। एल्युमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अधिक हल्का और सुचालक भी होता है। ये सुचालक भी है, ताप और बिजली का सुचालक भी है, और क्या है, हल्का भी है। एक सुचालक होता है, कुचालक होता है। कुचालक जो ताप और विद्युत को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो ट्रांसफ़र नहीं कर पाता, और कुछ सुचालक होते हैं जो ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इनमें अत्यधिक घातवर्ध मतलब पीटने पे टूटते नहीं हैं, अधिक चोट सह सकते हैं। भारत ने बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ी तथा बिलासपुर कटनी की पहाड़ी प्रदेश में पाए जाते हैं। और फिर तमिलनाडु की पहाड़ियाँ हो गई, पालनी जवारी शिवाशय की तमिलनाडु में, नागपुर भंडारा रत्नागिरी महाराष्ट्र में, ये सब जगह पाए जाते हैं। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा 2016-17 के अनुसार। यहाँ कोरापुट जिले में पंचतमाली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप हैं। कहाँ पे? उड़ीसा में। धन्यवाद फ्रेंड। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा काम बेहतर लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।